हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके 2020 का सेट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में सेट नंबर 1 ठीक है हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन हमने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर लीजिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स तो हमने सारे चेक किए, तो आप लोगों के कोई डाउट्स तो नज़र नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब हम यही मान के चलते हैं कि आप लोगों को उस सेट के यानी सेट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा सेट नंबर 2 को भी किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि हम बार बार आप लोगों से बोलते हैं कि बहुविकल्पीय हो या अतिलघु उत्तरीय हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वहाँ पे चीज़ों को रट के काम नहीं करना है, ठीक है। चीज़ों को समझ कर हमें लिखना है बोर्ड एग्जाम में और हमें तैयारी भी अपनी समझ के करनी है, ठीक है। रट के तैयारी नहीं करनी है। तो चलिए देखिए कैसे जो है हम अपनी तैयारी को समझ कर करते हैं। और देखिए हर एक क्वेश्चन बहुविकल्पीय का हो कोई भी क्वेश्चन हो, हम डायरेक्ट नहीं आपको रटाने की कोशिश करते हैं। कल भी आपने देखा ही था कि जो भी बहुविकल्पीय का था उसको भी कैसे डिराइव किया जाता है, वो भी मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कल से रिलेटेड है। एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेग, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आयाम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आवृत्ति। तो अब पूछ रहा है कि अगर प्रकाश पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन सी चीज बदल जाती है, ठीक है। हाँ, पूछ रहा कौन सी चीज अपरिवर्तित रहती है, यानी कौन सी चीज नहीं बदलती है। तो अगर हम वेग की बात करें तो ये तो बदल ही जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल भी बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है। लेकिन जो चीज नहीं बदलती है वो है आपकी आवृत्ति, ठीक है। तो यानी आयाम भी आपका बदल ही जाता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। कल भी हमने जो है इसको डिस्कस भी करवाया था और लास्ट में क्वेश्चन हमने निकाला भी था। आवृत्ति जो है दोनों ही केसेस में सेम आ रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएन संधि डायोड के अवक्षय प्रत में होते हैं। तो पीएन संधि डायोड के अवक्षय प्रत की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2021 में जेई मेंस का एग्जाम देंगे। उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज-अथॉन फॉर जेई मेन 2021 स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस 8 दिन में टोटल आपके 50 सेशन होंगे और 26 एजुकेटर आपको बिल्कुल फ्री में कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। लास्ट टाइम में आपको टोटल 50 सेशन लिए जाएंगे और किस दिन कौन सा क्लास चलेगा पूरा फुल डिसाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 फरवरी का पूरा शेड्यूल है, 7। तो इस तरीके से कंप्लीट शेड्यूल आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, ठीक है। अगर वहां पर शुभम@12 यूज नहीं करोगे तो आप फ्री में इनरोल नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट इसको इनरोल करेंगे शुभम@12 जरूर डालेंगे और अगर आप रैंक 200 तक आते हो तो आपको प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी स्टूडेंट जाकर आज ही इनरोल कर लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन बोल दे रहे हैं, कमेंट कर दीजिए आप लोग अपने अपने आंसर। पहला कोटर, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, चौथा ना तो कोटर ना तो इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आंसर आपको समझ में आ रहा हो कमेंट कर दीजिए। ये हो गया P, ये हो गया N, ठीक है। ये इसका होता है डिप्लेशन लेयर यानी कि अवक्षय परत। तो अवक्षय परत में यानी P में जो है आपके कोटर होते हैं यानी जिसको होल बोलते हैं और N में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बात कर रहा है अवक्षय परत की, कहाँ? अवक्षय परत की। तो बताइए अवक्षय परत पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, कोटर है। तो अवक्षय परत पे तो कुछ भी नहीं है ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो कोटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हाँ, अब देखिए न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय का ही है। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 6400 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया है? 6400 एंगस्ट्रॉम। जल में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? जल में तरंगदैर्घ्य यानी ये लैम्डा एयर में दिया हुआ है,
वाटर में आपसे पूछ रहा है अपवर्तनांक n बराबर कितना आपको दिया है 4/3, 4/3, ठीक है। तो फार्मूला लेमडा W इक्वल टू लेमडा एयर बटे n। लेमडा एयर की वैल्यू कितनी है 6400 बटे n की वैल्यू 4/3। तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, 4 से इसको भाग कर दो तो 16 चौका 64, 1600 और गुणे 3, 16 तिया 48, 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। देख लो भाई कौन सा आंसर सही है। आंसर नंबर 1 2 3 4 जो भी विकल्प सही हो, थर्ड सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं। तो पहला दिया हुआ है पारा, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, और बिस्मथ, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। और ये क्वेश्चन एक बार और हम डिस्कस कर चुके हैं, सबको बता चुके हैं। तो सभी लोग बताइए भाई प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है इसमें से प्रतिचुंबकीय। ये क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। इसको आप लोग बताइए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से। आगे देखिए गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय पूछा है, तो गॉस की प्रमेय की अगर हम बात करें तो इसको देखिए ध्यान से। आप लोगों को पता है, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में राइट कर जाइए, फिलहाल हम बता तो रहे हैं। ये गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। यानी कि फाई ई इक्वल टू कुल आवेश गुणे 1/ε0। अगर किसी पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश अगर हम मान लें Q है तो ये हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। यही जो है गॉस का प्रमेय है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाइड्रोजन के वर्णक्रम यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग की अगर हम बात करें तो पराबैंगनी भाग में जो है आपकी लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी पाई जाती है? लाइमन श्रेणी जो है आपकी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। क्लियर हो गया? एक नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 10 वोल्ट हो जाए। ठीक है, एक गोलाकार चालक है, चालक की त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, हालांकि गोलाकार चालक का जो संधारित्र का फार्मूला है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस क्यों किया जा रहा है। चलिए जाने दीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से चित्र दिया हुआ है।
इसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा आपको निकालनी है। ठीक है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है कुछ ओम का। ठीक, यहाँ पे आपका एक संधारित्र लगा हुआ है, इधर से करंट जा रही है और इधर को निकल आ रही है। करंट का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर। कितना दिया हुआ भाई? 2 एम्पियर। ये दिया हुआ 2 ओम, ये दिया हुआ 3 ओम और ये दिया हुआ है 5 ओम। ठीक है, संधारित्र का मान दिया है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, C इक्वल टू कितना दिया? हमें ऊर्जा निकालनी। U इक्वल टू होता क्या? हाफ CV²। C तो पता है लेकिन V की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। हमें I का मान भी पता है, बस R और निकालना, तो सबको कंबाइन कर लो। सारे के सारे श्रेणी क्रम में, किस में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सीधे सीधे जोड़ लो, 3 2 5 5 5 10, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ओम। तो V इक्वल टू कितना हो गया? 20 वोल्ट। कितना हो गया? 20 वोल्ट। और C की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है, C इक्वल टू वो माइक्रोफैरड में है, 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 गुणे 10 घात -6 फैरड। वैल्यू रखो 1/2 गुणे 2 गुणे 10 घात -6 गुणे 20 स्क्वायर। V की वैल्यू है कितनी? 20। 20 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 20 विषयम 400। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया कितना? 400 गुणे 10 घात -6 जूल। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1 2 2 0 है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 10 की पावर -6 + 2 कितना हो गया? 4 गुणे 10 घात -4 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? सबको अच्छे समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और उसका व्याख्या कीजिए। कितने लोगों को पता है? जरा कमेंट बॉक्स में S, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में S करिए, तो हम भी देखें। आप लोग पढ़ रहे हैं या एकदम से इंतज़ार में बैठे ही हैं, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और जो घड़ी आपके पास आ नहीं रही है। ठीक है, और वो है आपका टाइम टेबल। ठीक है, कि आप लोग टाइम टेबल के इंतज़ार में बैठे हैं, कब आओगे। ठीक है, जैसे टेम्पो वेम्पो के पीछे देखते नहीं हो कि एक कुछ ऐसा मतलब सिंबल सा बना दिया जाता है, ऐसे मुंह लटका है, अतिथि कब, मतलब तुम कब आओगे। और यहाँ तुम का मतलब आपके टाइम टेबल से है। टाइम टेबल कब आएगा भाई? जब उसको आना होगा आ जाएगा। अपनी तैयारी जो है प्रॉपर रखिए, कंटिन्यू रखिए ना, आप अपनी तैयारी को ब्रेक मत कीजिए। चलिए वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए। तो वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। पहला जो है संधि का नियम दिया था इन्होंने। ठीक है, और दूसरा जो है इन्होंने दिया था बंद पास का नियम। किसका? बंद पास का नियम। तो चलिए सबसे पहले संधि का नियम देखिए क्या है। किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह संधि का नियम है। किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, यानी कि समेशन I = 0। इसको आप लोग बाकायदे अच्छे से फिगर बना के भी दिखा सकते हैं, जैसा कि हम बार बार जो है इसको फिगर बना के भी दिखाए हैं, तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ हम नियम लिख दे रहे हैं। अगला है बंद पास का नियम। किसी भी बंद पास से संबंधित या किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उससे, ठीक है, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है।
किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। एक परिनलिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय फैराडे का क्या नियम है, इसको भी जो है आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। तो आप टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है उसमें देख लीजिए कौन से पार्ट में है। आपको एक आइडिया मैं आपको बता दूं कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में है ये आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। आप लोग एकदम से काम तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। मान लीजिए गलती से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक नहीं पड़ा, सर आप लिंक नहीं दिए, अरे भाई जो चीज़ें आपसे कहा गया आप भी उसको ढूंढ सकते हो। और वो कैसे पता चलेगा कौन सा वीडियो हो, मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे जो है आप उसको पता लगाओगे। कितने क्वेश्चन मैंने करवाए थे? 20 क्वेश्चन। और एक वीडियो में कितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं? केवल 2 क्वेश्चन। एक वीडियो में कितने क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं? 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन किस वीडियो में, उसी हिसाब से गेस कर लीजिए। अगर मान लीजिए 7वां क्वेश्चन है आपका, तो इसको 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 3, शेष 1 बच गया, तो 3 1 4, यानी चौथे वीडियो में होगा। चौथे वीडियो में इसका आंसर होगा 7वें क्वेश्चन का। सिंपल। ठीक है, तो आप चौथा वीडियो आराम से देख लीजिए। इस तरीके से जो है आप लोग आराम से जो है पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस वीडियो में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाइगेंस के तरंग, ठीक है, हाइगेंस से द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, बताया था मैंने, इसके सिद्धांत पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको कर ही सकते हैं। 5 नंबर में देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि समझाइए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि दोनों समझाना है। ठीक, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या दे दी है क्रमशः। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP इक्वल टू दिया हुआ है 110 से 1100 वोल्ट। ठीक है, NP यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1100 है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS इक्वल टू कितना है? 110। ठीक है, आगे कह रहा है कुंडली को सप्लाई वोल्ट 220, प्राथमिक कुंडली की सप्लाई वोल्ट यानी कि BP इक्वल टू दिया है 220। और क्या दिया हुआ? यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा यानी द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा ZS इक्वल टू 220 ओम। ये प्रतिबाधा का मतलब है प्रतिरोध से। ठीक, इस प्रतिबाधा का मतलब है प्रतिरोध से, क्योंकि अगर यही आपकी दिष्ट धारा की बात की जाए तो वहां पर प्रतिरोध वर्ड इस्तेमाल होता है, और जब दिष्ट धारा के बजाय अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की हम बात करते हैं तो वही प्रतिरोध आपका प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक है, तो बस नाम चेंज हो जाता, काम एक ही है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको निकालना है IP का मान। ठीक है, हमको निकालना क्या है स्टूडेंट? IP का मान। तो चलिए देखिए IP का मान निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा और कैसे यूज होगा। तो ध्यान से देखिए,
ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ फार्मूले हमने आपको बताए थे। एक फार्मूला हमने बताया था NP/NS = BP/BS, एक ये फार्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है। और इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके और 3 नई फार्मूले बताए गए थे, जहां पे NP आपका क्या था, NP जो है आपका प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, और NS क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है। BP क्या है, प्राथमिक कुंडली द्वारा, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है, प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज, और BS जो है आपकी द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक चीज हम जानते हैं, ओम के नियम के अकॉर्डिंग BP = या V = क्या होता है, IR। V = क्या होता है, IR। तो अगर प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज BP हो तो BP = क्या, या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा IP हो तो प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज BP = क्या हो जाएगा, IPR। यही R यहाँ पे Z यानी कि प्रतिबाधा है, तो कोई दिक्कत नहीं, Z लिखो या R लिखो, वैसे आप Z ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। समझने के लिए ज़्यादातर R का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और अगर BS द्वितीय कुंडली की बात करें, द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा IS हो, प्रतिबाधा Z हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यही चीज़ BP और BS की जगह आके लाके आप वैल्यू रखेंगे तो एक और नया फार्मूला आपको मिल जाएगा ना, इससे रिलेटेड क्या मिलेगा, NP/NS = IP/IS, ठीक है। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करना, इसका भी यूज करना है और इसका भी यूज करना है। इसका यूज कहाँ करना है, इसका यूज करोगे आप BS को निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको VS नहीं दिया गया, BP दिया है, VS नहीं दिया, ठीक है। तो इस फार्मूले की सहायता से आप BS का मान निकालेंगे। इसका जब BS का मान निकल जाएगा तो इस फार्मूले की सहायता से आप IS का मान निकालेंगे, ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से IS का मान निकालेंगे, और जब IS का मान निकल जाएगा तो तब लास्ट में ये फार्मूला यूज करेंगे और तब जाके आपका IP का मान निकलेगा, ठीक। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए फार्मूला नंबर 1 यूज करिए। हमें चाहिए BS का मान, इसको ले आओ पकड़ के इधर, तो BS यहाँ नीचे भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा BS × NP/NS, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इधर क्या बचा, BP। हमें सिर्फ चाहिए मान इनका, बाकी इसी को इधर रखते हैं, बाकी सबको भगाते हैं, पार्टी बदल लो सबकी। तो जब पार्टी बदलोगे तो चिन्ह भी तो बदल जाएगा, यहाँ भाग में तो गुणे में, गुणे में तो भाग। भाई जैसे आप भाजपा से सपा में जाएंगे तो भाजपा में थे तो आपका कमल था ना चिन्ह, और सपा में जाएंगे तो साइकिल हो जाएगा, तो पार्टी बदलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये भी पार्टी बदल रहे हैं, इधर दूसरी पार्टी, इधर दूसरी पार्टी, इधर मान लो भाजपा, इधर सपा है, तो समझ जाओ बेसिक चीज़ें हैं। BS = BP, यहाँ ये भाग में थे, बटे में, ऊपर जाएंगे गुणे में, यानी चौड़े होके और ऊपर वाली पोजीशन मिल जाएगी, प्रमोशन हो गया। ये लगे हुए थे गुणे में, यानी राइट हैंड थे, अब नीचे गए, डिमोशन हो गया, चपरासी बन गए, नीचे आ गए NP, ठीक है। VS = अब आराम से सबका मान देखो, यहाँ से रखो, सब मान दिया हुआ। BP 220, ये शरीर वाली BP नहीं है, ब्लड प्रेशर वाला BP नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज, गुणे NS 110 बटे NP 1100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 11 1 के 11, तो BS = कितना आ गया, 22 वोल्ट, ठीक है। तो BS का मान आ गया 22 वोल्ट। तो यहाँ पे आप उठा के वैल्यू रखो BS की, तो IS = कितना निकल जाएगा, BS/NS
जेड एस, ठीक है। आई एस इजकल टू बी एस का मान कितना 22, जेड का मान कितना 220, यहाँ पे प्रतिबाधा जेड इजकल टू दिया था दूसरी कुंडली से संबंधित 220। वैल्यू आई एस की 1/10, 22 एक्के 22, 22 दहम्मा 220, ठीक है। आई एस का मान आ गया, तो जब आई एस का मान आ गया तो भाई पी सी एस का भी मान आ ही जाएगा। जब आप आई एस हो गए तो पी सी एस तो आम बात है ना। चलिए आई पी को निकालते हैं। आई पी धारा सेक्शन 200 इतने के तहत आपको इतने साल पर इतने महीने बाद परीक्षा देने का आर्डर सुनाया जाएगा। वो तो अभी डेट आएगी तब आर्डर सुनाया जाएगा, अभी नहीं। आगे देखिए, हाँ दूसरा फार्मूला क्या था, एन पी बटे एन एस इक्वल टू आई पी बटे आई एस। समझ गए, आई पी का मान निकालना है तो आई पी इक्वल टू क्या हो गया, इसको भेज दो इधर, तो एन पी गुणे आई एस बटे एन एस। एन पी का मान कितना है, तो आई पी बराबर एन पी का मान कितना है स्टूडेंट, देखो भाई 110 गुणे आई एस 1100 है ना, सॉरी 1100 ना, हाँ एन पी का मान 1100, आई एस का मान 1/10 बटे एन एस का मान कितना है 110, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 एक्के 11, 11 एक्के 11, सीधे कट कुट के आ गया कितना 1, तो आई पी बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। यानी प्राथमिक कुंडली द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी आ गई 1 एम्पियर आ गई। तो देखो यही एक फार्मूला है और एक ये रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन को यूज करके आप कई सारे फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई अच्छे से। अच्छे से अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग का प्रयोग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमने बताया भी है यंग का प्रयोग। आगे ट्रांजिस्टर है, आपके सिलेबस में ट्रांजिस्टर है नहीं, जेनर डायोड है, ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, तो ट्रांजिस्टर जेनर डायोड की जगह आप सीधे सीधे पीएनपी तैयार कर लो, ठीक है। पीएनपी हम बोल रहे हैं, पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन संधि डायोड होता क्या है, उसमें धारा कैसे प्रवाहित होती, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में, दोनों केसेस में हमने धारा में भी बताया है। और साथ ही साथ पीएन संधि डायोड के यूज, इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, तो पीएन संधि डायोड के बेसिकली 2 यूज होते हैं। एक हमने बताया था अर्ध तरंग दिष्टकारी में, कहाँ, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, कहाँ, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। इन दोनों रूपों में जो है पीएन संधि डायोड का आपका यूज होता है। पीएन संधि डायोड इन्हीं दोनों रूपों में यूज किया जाता है, यही 2 यूजेज हैं पीएन संधि डायोड के। तो पीएनपी और जेनर की जगह पे ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे और समझ लीजिए अगर ट्रांजिस्टर यानी अर्धचालक वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठाएगा तो यही क्वेश्चन उठाएगा। और एक क्वेश्चन और है सौर सेल के उपयोग या सौर सेल की कार्यविधि। सौर सेल कार्य कैसे करता है आपके सौर सेल में, यानी सोलर सेल जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो गांव घरों में देखे हैं, किसी के छत वगैरह पे लगा होता है धूप वाला, उसमें भी आपके पीएन संधि डायोड ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्या यूज किए जाते हैं, पीएन संधि डायोड यूज किए जाते हैं। तो उसको भी एक दिन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा बस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, केवल और केवल सौर सेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पूरी प्रोसेस उसको बताएंगे, कैसे बैटरी चार्ज होती है, कैसे कहाँ जाती है, कैसे धारा निकलती है, कैसे हमें उसको इलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट होती है, तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाएगी एक वीडियो में, ठीक है। तो ये सेट नंबर 2 था। बाकी बचे हुए क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चन है जो थियरी वोरी के हैं, तो आप लोग उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कल के वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। अगर कल की तरह भाई आप लोग, तो अब हमको भी लग रहा चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार भी हो गई, क्योंकि इतनी चीज़ों को इतनी बार करवाया भी जा चुका है फिजिक्स में, तो मैक्सिमम चीज़ें आपके करवा दी गई हैं, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल को हम बताते चल रहे हैं, बाकी थियरी पोर्शन आप खुद से करते रहिए। कहीं कोई समस्या, डाउट, कोई दुख दर्द परेशानी हो तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।